ठहरी हवाओं की कहानी याद आती है, कभी लू के थपेड़ों की रवानी याद आती है। सूखी टहनी पे जब कभी कोई भी फूल खिलता है, मुझको अपनी पुरानी जिंदगानी याद आती है। घटाएं जब उड़ाती है हवाओं में रंगी चुनर, घटाएं जब उड़ाती है हवाओं में रंगी चुनर, बीते सावन की कोई ऋतु सुहानी याद आती है। मिलके अनजान पंछी जब कभी एक साथ उड़ते हैं, एक दास्तान बचपन की पुरानी याद आती है। गरजती है जब भी बिजली आसमां के आंगन में, इशारे खिड़की से करती दीवानी याद आती है।
अमावस की जब आई घेर लिया अंधियारों ने, घड़ी अमावस की जब आई घेर लिया अंधियारों ने, सुबह तलक की बज़्म सजाने साथ दिया सितारों ने। डायमंड बुक्स की ओर से आयोजित रामावतार बैरवा के गज़ल संग्रह सुबह के लोकार्पण समारोह में हम आप सभी सितारों का तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना से होती है, तो सबसे पहले मैं कात्यायनी बालिका आश्रम से यहाँ आई बालिकाओं से आग्रह करूँगी कि वो प्रार्थना प्रस्तुत करके आज के समारोह का शुभारंभ करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बालिका आश्रम की इन बालिकाओं ने बहुत मधुर स्वर में प्रार्थना प्रस्तुत की। आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। और हम अपने सभी अतिथियों को बता दें कि ये कार्यक्रम 3 सत्रों में चलेगा। पहले विमोचन सत्र होगा, उसके बाद समीक्षा सत्र और उसके बाद भाषा अभियान की ओर से हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार के सौजन्य से एक कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। अपन सत्र की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रण दे रही हूँ रामावतार बैरवा जी को और साथ ही डायमंड बुक्स के मालिक और प्रबंधक श्री नरेंद्र वर्मा जी को। रामावतार बैरवा जी से मैं निवेदन करूंगी कि डायमंड बुक्स के प्रबंधक और मालिक श्री नरेंद्र वर्मा जी का स्वागत करें। नरेंद्र वर्मा जी से अनुरोध है कि वे रामावतार जी का स्वागत करें। करती हूँ बेबी हल्दार जी से, जो कि गुड़गांव से चलकर इस कृति के विमोचन के लिए हमारे बीच पधारी हैं। बेबी हल्दार जी के बारे में जैसे कि आप सब जानते हैं कि वो घरों में सफाई का काम करते करते लेखन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मुकाम पर पहुंची हैं। 9 जून 1973 को जम्मू कश्मीर में जन्मी बेबी हल्दार का जीवन अनेक दुविधाओं और झंझावातों के बीच से गुजरा है, लेकिन उन्होंने इस सब का जवाब अपनी मेहनत और लेखन से दिया है। आलो अंधारी और इशत रूपांतर नामक 2 किताबें अब तक वो लिख चुकी हैं। देश विदेश की तमाम भाषाओं में उनकी कृति का अनुवाद हो चुका है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इटली, नॉर्वे, चाइना, स्वीडन आदि अनेक देशों से भी आपकी कृति प्रकाशित हो चुकी है। बेबी हल्दार जी के बारे में और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप देश विदेश में आयोजित अनेक गोष्ठियों सेमिनारों में हिस्सा ले चुकी हैं। आपके साक्षात्कार और लेख देश विदेश की अनेक जानी मानी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। टीवी चैनलों पर भी आप अक्सर इन्हें देखते होंगे। आप पर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं। एक ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री में उनका कैरेक्टर रोल कर चुकी डॉक्टर राजश्री त्रिवेदी हमारे बीच है। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आएँ और बेबी हल्दार जी को शॉल उड़ाकर फूल प्रदान कर उनका स्वागत करें। जी के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, आपने इनको टीवी चैनलों पर अक्सर देखा ही होगा। आप एक बहुत ही उम्दा कवित्री हैं। अभी हाल ही उनका एक कविता संग्रह सेहरा मेरी आंखों में प्रकाशित हुआ है। आप देश के लगभग सभी चैनलों पर उनके कार्यक्रम अक्सर देखते होंगे। दूरदर्शन के राष्ट्रीय प्रसारण पर अंग्रेजी की न्यूज़ पढ़ते भी आपने इन्हें देखा होगा। डॉक्टर राजश्री त्रिवेदी की अरसे से ख्वाहिश थी बेबी हल्दार जी से मिलने की, तो आज पात्र और असल आमने सामने है, तो दिल खोल कर मिले, मैं यही चाहूँगी। मैं आवाज़ दे रही हूँ देश के एक और ऐसे ही जाने माने लेखक श्री लक्ष्मण राव जी को, जो कि आज के इस विमोचन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। श्री लक्ष्मण राव जी जीवन गाथा भी बेबी हल्दार से कम नहीं है। उन्होंने जीवन में बहुत सामान्य से काम करते हुए लेखन जगत में अपना परचम लहराया है। वो आज भी 2 फुट की जगह में पास ही हिंदी भवन के आगे छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं।
चाय की दुकान करते करते अब तक वो 20 किताबें लिख चुके हैं, जिनमें रामदास और रेणु उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है। देश विदेश में 20 से अधिक अनेक सम्मान भी आपको मिल चुके हैं। अभी हाल ही उन्हें महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा सम्मानित किया गया। देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में आपके साक्षात्कार और लेख छपते रहते हैं। देश के सभी चैनलों पर आपके साक्षात्कार और कार्यक्रम भी आते रहते हैं। मैं लक्ष्मण राव जी के स्वागत के लिए मंच पर आवाज़ दे रही हूँ आकाशवाणी दिल्ली के कार्यक्रम अधिकारी श्री अशोक बलूनी जी को। अब मैं पत्रकार और समाज सेवी श्री बद्री प्रसाद भागवत जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आए और उपस्थित महानुभावों के स्वागत में दो शब्द कहें। बद्री प्रसाद भागवत जी दैनिक जागरण समाचार पत्र में प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं, तो श्री बद्री प्रसाद भागवत जी से निवेदन है कि वे मंच पर आए। यूँ तो रामावतार बैरवा जी से मेरा संपर्क एक दशक पुराना है। मैं दिल्ली के तमाम राष्ट्रीय अखबारों में मैं इनके व्यंग्यात्मक लेख पढ़ता था और तभी से मेरे मन में एक ललक हुई इस व्यक्ति से मिलने की। मैं लेख पढ़ते पढ़ते हमेशा देखता था कि कहीं किसी प्रकार से मुझे इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए। तभी अचानक एक दिन मेरी नज़र पड़ी कि इनका लेख छपा हुआ था, उसमें मैंने इनका कॉन्टैक्ट नंबर देखा तो मैंने इन्हें संपर्क किया। तो मैंने पाया कि तो मेरे ही बिल्कुल नज़दीक आकाशवाणी भवन में कार्यरत हैं। मैं इनसे जाके मिला, इनसे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से मैं आदान प्रदान अपना करता रहा। मैंने इनको देखा, जब भी ये मुझसे मिले, किसी न किसी गहन सोच के अंदर मिले, परेशानियों से मिले, लेकिन फिर भी इनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, जो हमेशा बनी रहती है। रामावतार जी बैरवा अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष से जूझते हुए इस क्षेत्र में आए और इन्होंने व्यंग्य लिखे, गज़लें लिखी और इनका सामाजिक जीवन भी बहुत ही कष्टों भरा भी रहा है और सुखमय भी रहा है। धन्यवाद बद्री प्रसाद भागवत जी। और अब मैं रामावतार बैरवा जी की भतीजी स्वाति और प्रेरणा से अनुरोध करूंगी कि वे आज विमोचित होने वाले गज़ल संग्रह की प्रतियां बेबी हवलदार और लक्ष्मण राव जी को भेंट करें। स्वाति और प्रेरणा। सभी को इंतज़ार रहा है इतनी देर से। बेबी हवलदार और लक्ष्मण राव जी से ससम्मान गुजारिश है कि इस संग्रह का विमोचन करें। गज़ल संग्रह की शेर व शायरी जनता के बीच आई। मैं रामावतार बैरवा के बड़े भाई श्री प्रभुलाल बैरवा से आग्रह करती हूँ, जिन्होंने अपने अनुज रामावतार को अपनी गोदी में खिलाया है। वे उनके बचपन से आज तक के सफ़र की हल्की सी झलक हमारे बीच रखें। श्री प्रभुलाल बैरवा जी के बारे में भी बताना चाहूँगी कि आप पत्रकार और समाज सेवी हैं। बैरवा युग समाचार पत्र के स्वामी और प्रकाशक भी हैं। श्री प्रभुलाल बैरवा जी। हेडमास्टर साहब ने छोटा सा जो टेस्ट लिया तो उसमें लगा कि इनको एक साल खराब करने से फायदा नहीं है, आप इन्हें सीधे भाई के साथ एडमिशन दे दीजिए। उस समय एलकेजी यूकेजी हुआ नहीं करती थी, सीधे प्रथम कक्षा फिर द्वितीय तृतीय चतुर्थ पांच। तो इस तरह से हम दोनों भाई साथ साथ पढ़े हैं। तो फिर मैं इसलिए दोहराना चाहूँगा कि गोद में खिलाना तो हमारे बड़े भाई थे और हमारे माता पिता जी थे, उन्होंने वो फर्ज निभाया, मैं तो नहीं कह सकता। फिर भी इनके लाड जो भी मैं कर सकता था उस टाइम पे करता था। 8वीं कक्षा तक हम साथ पढ़े और इस दौरान अंगुली पकड़ के इनको आगे लाने की मुझे जिम्मेदारी इसलिए मिल गई कि बहुत शरारती थी। पढ़ाई करना तो बहुत कम था, हर कक्षा में कैसे कैसे करके पास होते थे। तो उस समय तो ये कम सोच भी नहीं सकते थे कि इस देश की राजधानी में और इस ऐसी जगह पर आप जैसे बुद्धिजीवियों के बीच कभी इस तरह से ऐसे विद्वानों के बीच में इनकी किसी पुस्तक का विमोचन होगा। 8वीं कक्षा के बाद 9th क्लास में उस समय सब्जेक्ट लिया करते थे, तो मेरे पास कॉमर्स टाइप थी, 8वीं फर्स्ट डिवीजन था। तो उस समय होता था कि
टाइप ले लो, बाबू बन जाओगे। इनको कॉमर्स ज्योग्राफी मिली तो हमारे सेक्शन अलग अलग हो गए। दौसा राजस्थान में जो शहर है उसमें स्कूल थी, उसमें 10th में भी 8th तक सेक्शन हुआ करते थे, काफी बड़ा स्कूल था। तो हमारे सेक्शन अलग अलग हुए, शिफ्ट अलग हो गई। तो ये अपने पढ़ाई उनके साथ अलग साथियों के साथ थे, मैं अलग था। तो 9th में ही इनको बिल्कुल ग्रेड से पास हुए। मैं इनकी विफलताओं के बारे में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक इसलिए बता रहा हूँ कि आज हमारे बीच जो हस्तियां बैठी हुई हैं, जो विमोचन कर रही हैं, उनके लिए जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि शायद पैरेलल इसकी स्थिति भी ऐसी है। आप आश्चर्य करेंगे, 10th में ये 2 बार लगातार फेल हुए। मैं आगे क्या, ये 2 बार चले गए, तीसरी बार भी सप्लीमेंट्री आ गए। सप्लीमेंट्री में फिर पास हुए। उस समय हमें पिताजी को माताजी को बिल्कुल ये नहीं था कि ये तो पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन क्या देवीय शक्ति हुई, क्या ईश्वरीय वरदान हुआ कि 10वीं पास करते ही सप्लीमेंट्री का रिजल्ट सितंबर-अक्टूबर में आता है और उसके बाद हायर सेकेंडरी सीधे एक चांस में इन्होंने पास किया, ग्रेजुएशन किया, फिर स्टेनो इन्होंने सीखा। तो पढ़ाई में इतना मगन हो गए थे, पहले हम इनके नहीं पढ़ने से परेशान थे और बाद में इनकी पढ़ाई से परेशान होने लगे। स्टेनो का कोर्स करके इन्होंने एसएससी का एग्जाम दिया और आकाशवाणी में ये स्टेनो की पोस्ट पे सेलेक्ट हो गए। आकाशवाणी सूरतगढ़ में पहली पोस्टिंग हुई, तब तक मैं पहले से मैं गवर्नमेंट सर्विस में आ चुका था, पुलिस डिपार्टमेंट में उस टाइम पे अकाउंट्स में था। तो वहां से मैं इनको ज्वाइन कराना है सूरतगढ़ गया। तो वहाँ पे मिस्टर धर्मपाल मलिक जी जो असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे उस समय, ज्वाइनिंग के टाइम पे उन्होंने जो फॉर्मेलिटी होती है ज्वाइनिंग की, वो पेपर मुझे दिए कि आप ज्वाइन कर लीजिए। मैंने कहा नहीं सर, ये ज्वाइन करेगा, ये बच्चा था उस टाइम पे, ये भी नौकरी में ये ज्वाइन करेंगे। फिर इनका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमकॉम, मतलब हर चीज में फिर आपने कई विषयों में एमए किया, बीएड किया, बीजेएमसी किया और आज इस मुकाम पे आपके सामने हैं। तो हमें इस बात की खुशी है कि आज हमारे परिवार का अंग इस तरह से एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच रहा है। शरारतों के बारे में सब बच्चे जैसे होते हैं वैसे होते हैं। रामलीला हम किया करते थे छोटी सी, उसमें आप क्या रोल करते होंगे? मैं तो राम का रोल करता था, पर आपने क्या रोल किया था आप सुनेंगे तो शायद जरूर हंसेंगे। लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, मामा मारिच का रोल करते थे। कुएं पे पानी खींच के नहाना पड़ता था, तो मैं परेशान था, खुद काम कुछ करना नहीं, पीछे पीछे भाग गया ना, बाल्टी खींच के नहलाना मुझे ही पड़ता। मैं इसका जिक्र इसलिए, पूर्वमैन की 2 किताबें इन्होंने लिखी थी, आश्रव्यंग संग्रह था, लोक जोक, उससे पहले इनकी सड़क तले दरी पगडंडी, और उससे पहले छोटी छोटी 4 लाइनों की किताबें ये पोएम्स अखबारों में इनमें आया करती थी। तो मैं बड़ी खुशी होती थी कि देखो कहाँ तो पढ़ते नहीं थे, आज इनके अखबारों में पोएम्स आ रही है। वहाँ पे राजस्थान में जयपुर में पूर्व राज्य मंत्री थे बाबूलाल जी, उनसे इनकी किताब का विमोचन समारोह रखा जाना था, उसमें भी आप स्वयं नहीं पहुंचे थे, वहाँ भी शरारत कर, वो विमोचन समारोह भी मुझे करवाना था उस समय। तो इस तरह से कुछ मुझे कहा कि भाई इनके बचपन से अब तक की कुछ बातें तो आपके सामने मैंने शेयर की, और आज आप सबका बहुत मैं आभारी हूँ परिवार की तरफ से। आप जो विद्वान जन हौसला अफजाई के लिए यहाँ पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभुलाल वर्मा जी। रमावतार जी के जीवन के कुछ प्रसंगों को हमें जानने का मौका मिला, और अगर आप 2 शब्द राम अवतार खुद भी कहना चाहें तो मैं स्वागत करूंगी आपका, और साथ ही इस संग्रह से 1-2 गजलें भी अगर आप पढ़ना चाहें तो हमें अच्छा लगेगा।
दो शब्द तो यही है, आपका धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद का विश्लेषण करूँ तो मैं कह नहीं सकता कि किस तरह से, क्योंकि लोग बाहर भी खड़े हैं, नीचे भी खड़े हैं, तो दिल तो बड़ा था लेकिन होल छोटा पड़ गया। ये मेरी मजबूरी थी। और मैं बहुत बड़ी पत्रिकाओं से नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन छोटी सी पत्रिका थी लोग को, उसका संपादन में 3 साल किया था। उसमें मैं वीक में एक बार अच्छी सी एक कविता या कहानी लिख के ले जाता था। तो उसमें जब मैं शादी में एक बार जाके वो देखता था तो बहुत सी रचनाएं मिलती थी, तो निकाल के मैं देखता था तो अच्छी अच्छी रचनाएं होती थी। मेरा नाम बबलू, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ और मैं पहली बार भेज रहा हूँ, तो कृपया छापे। तो मैं अपनी रचना निकाल लिया करता था, वो डाल दिया करता था। तो आज मैं अपने आप को बाहर कर रहा हूँ, क्योंकि बोलने वाले बहुत रह गए हैं जो बोलना चाह रहे हैं, और ये 3 घंटों का कार्यक्रम चल रहा है। मैं आभार व्यक्त करूँगा, आप सभी यहाँ आए। और आज कंपनी ने मुझे फ्री फोन और फ्री SMS की छूट दी, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। नरेंद्र जी, यह पार्थिव प्रगति मैदान मेला चल रहा है, उस कमेटी के आयोजन समिति के सदस्य हैं, वो टाइम निकाल के आए, उनका बहुत आभार। ये भी आजाद जी की दूर से चल के आई, लक्ष्मण राव जी और तमाम जो महानुभाव नीचे बैठे। मैं शरद शहजाद साहब का इतना आभारी हूँ, दिल से चलकर ये आए हैं। मैं पता नहीं किस जन्म में ऋण उतार पाऊंगा उनका, मुझे नहीं पता। डॉक्टर हरगुलाल जी जो मेरे पिता समान है, वो 10 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ था, लेकिन फिर भी वो बैठने की हालत में नहीं है, लेकिन हमारे बीच में है। पता नहीं सीढ़ी चढ़ पाएंगे कि नहीं, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। डॉक्टर का पाठक का आशीर्वाद तो मेरे पास आशीर्वाद तो हमेशा रहा है। वो पता नहीं, वो भी फ्राइडे को बीमार थी, मैं बड़ा घबरा गया था, पता नहीं क्या होगा। परिचयदार जी का, जिनका असल नाम डॉक्टर रामचंद्र श्रीवास्तव जी है, उन्होंने मेरे एक निवेदन पे ये आज कभी सुनने रखवाया, इतना कॉपरेट किया, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। विज्ञान जी, आलोक जी भी आने वाले हैं थोड़ी देर में, मधुकर जी और डॉक्टर अमरनाथ अमर जी, दूरदर्शन की टीम आई है, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, पत्रकारों का सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे बड़ा आभार भाई राशिद का करता हूँ, जिन्होंने मेरी भूमिका लिखवाने से लेके और शहजाद साहब तक इतना पहुँचाने का इतना अद्भुत कार्य किया। शुक्रवार का दिन का मैं इनके पास गया, 12 बजे मैंने कहा ऐसे ऐसे शहजाद साहब को रचनाएं जानिए, मुझसे हिंदी आती नहीं, उर्दू जानते हैं। तो इन्होंने 1-1.5 घंटे में काम करके दिया। तो इन्होंने कहा कि आधे घंटे बात कर दूं, इनका वो पहुंचनी है, रिपोर्ट पहुंचनी है, तो प्लीज। तो इन्होंने अनुवाद किया और फिर बाद में कहा कि मुझे आज नमाज पढ़नी थी, लेकिन तो मुझे बड़ा हुआ कि मैंने प्रार्थना, पता नहीं खुदा मुझे माफ करेगा कि नहीं, मैंने प्रार्थना उनकी रोक दी। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ये अनुवाद करते हुए मैं मानता हूँ मैंने नमाज से बड़ा काम किया है। तो मुझे आंसू आ गए, तो उनका बहुत आभारी हूँ। डॉक्टर आशीष त्रिवेदी, उनकी हार्दिक इच्छा थी कि मैं उनके सबको मैं दूंगी, ठीक है, और शुरू से उन्होंने कोऑपरेट किया शहजाद साहब को बुलाने में, और भी बहुत सारे काम जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ के बिजनेस खोलने की बात है तो मैं खुद को, मेरी आवाज़ ऐसी है नहीं, जो मेरा भतीजा आया हुआ है वक्त उतना ही लेगा, वो भी जोधपुर से, वो मंच पे आए और अगर गलत पड़ सके एक आपको। गया हूँ ख्वाब में पहले से ना हूँ, यही सोच कर ठिठक गया हूँ। छत से होकर चोरी चुपके उनकी पलकों तलक गया हूँ। छोटा रास्ता ढूंढा, जितना छोटा रास्ता ढूंढा उतना ज्यादा भटक गया हूँ। छत पे होकर चोरी चुपके उनकी पलकों तलक गया हूँ। लास्ट में सुनाने से रहा हूँ। बदकिस्मत ना समझो यारों, बदकिस्मत ना समझो यारों, अब भी मैं एक आईना हूँ।
बदकिस्मत ना समझो यारो, अब भी मैं एक आईना हूँ। क्या हुआ दिल पे पत्थर से, थोड़ा सा घर चटक गया हूँ। छत से होकर चोरी चुपके उनकी पलकों तलक गया। मैं हर्ष से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आए और सुजाता को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। पुष्पा है, आपने हिंदी साहित्य में काफ़ी गहरी रुचि ली हुई है। जोधपुर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आपने सुजाता को टीवी के अनेक कार्यक्रमों का संचालन करते हुए देखा होगा। आप टीवी सीरियल जज्बा की मुख्य नायिका के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। आप डॉयचे वेले जर्मनी में 3 साल तक उद्घोषिका के रूप में कार्य